हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, हमारा आज का अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक खास बात, इस टॉपिक को समझने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ठीक इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, वो ग्रुप पूरा बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, उसको एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि उस वीडियो को सबसे पहले जाकर के आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मॉड्यूलो n के अंतर्गत एडिशन किस तरह होता है, ग्रुप का निर्माण किस तरह होता है, चारों नियम किस तरह सिद्ध किए गए हैं। तो जब आप वो एडिशन वाला एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का हम जो ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणन मॉड्यूलो n के अंतर्गत पूर्णांकों का गुणात्मक समूह। सबसे पहले मान लिया n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू z+, अर्थात n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम g नाम का एक सेट तैयार करते हैं, देखते हैं उस सेट में क्या खास बात है, कैसे कैसे एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो g में ऐसे इंटीजर्स होंगे, देखो x बिलोंग्स टू z लिखा है, इसका मतलब ऐसे इंटीजर्स होंगे जो n से छोटे हैं, 1 या 1 से बड़े किंतु n से छोटे हैं। लेकिन उनमें खास बात क्या है कि उन इंटीजर्स का n के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात n के साथ वो सारे इंटीजर्स, वही इंटीजर्स आपको इस कलेक्शन में रखना है जो n के साथ क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम मतलब उनका n के साथ जीसीडी क्या हो, 1 हो। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने कलेक्शन तैयार किया है, जो आप अभी बात आपने अभी कही, ये बात तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है, इसको हमने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है। तो जी हाँ, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये सही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, जिस तरह के एलिमेंट्स की बात अभी चल रही है, ये आपने पढ़ा है यूलर्स पाई फंक्शन में। वास्तव में इस कलेक्शन में जितने एलिमेंट्स होंगे किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ऐसे एलिमेंट्स की संख्या जो उस इंटीजर के साथ को प्राइम हो, उस इंटीजर से छोटे हों, यानी कि 1 और उस इंटीजर के बीच के हों, लेकिन उस इंटीजर के साथ को प्राइम हो, जो इंटीजर अपन चुन रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स की संख्या को अपन बोलते हैं यूलर्स पाई फंक्शन ऑफ दैट इंटीजर। तो इसको बहुत अच्छे से पूरा एक वीडियो बना करके समझाया गया है, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, आपका पूरा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे उदाहरणों के साथ उसको समझाया गया है, और एक ही सवाल को 4-4, 5-5 सूत्रों की मदद से समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट तैयार किया है। अगर मैं इसी सेट का कार्डिनलिटी देखूं, यानी कि इस सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, तो वो जो अवयवों की संख्या है ना, वही आपका कहलाएगा फाई n, यूलर्स पाई फंक्शन, ठीक है। हमने अभी सेट तैयार किया है और इसी सेट को हम लोग un नाम से संबोधित करेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो g जो हमने अभी तैयार किया है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंतर्गत एक समूह है, ये एक समूह का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे समूह का निर्माण करता है, यानी कि क्या ये पूरे चारों नियमों का पालन करता है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये पूरे चारों नियम का पालन करता है। हम उदाहरण लेकर अभी आपको वो पूरा सिद्ध करके दिखाएंगे, हम पूरा वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। पूरे चारों नियम को भी हम देखेंगे। इतनी बात आप जान लो कि इस तरीके से जो कलेक्शन तैयार हुआ है, तो ये एक ग्रुप का निर्माण करता है, और इस ग्रुप का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, और जिसको अपन un से डिनोट करते हैं, और इसको अपन पुकारते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ n। इस तरह से जो एलिमेंट्स तैयार होते हैं ना, उनको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ n, और इसीलिए ये ग्रुप कहलाता है ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ n डिनोटेड बाय un। इसी un को कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ n, अर्थात ऐसे एलिमेंट्स जो n से छोटे हैं, यानी 1 और n के अंदर हैं, 1 और n के बीच के हैं, ठीक है। 1 भी शामिल है इसमें, देखो 1 भी शामिल है, और लेकिन n शामिल नहीं है, क्योंकि n के साथ जीसीडी 1 नहीं आएगा, है ना भाई। इसी बात को हमने और अधिक स्पष्टता से समझाते हुए पिछले वीडियो में समझाया है कि आपको उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो 1 से लेकर के उस इंटीजर तक के हों। अब उस इंटीजर तक के हों बोलो या उससे पहले बोलो, क्योंकि वो इंटीजर खुद के साथ जीसीडी 1 तो होगा नहीं होगा, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स हो सकते हैं, और 1 के साथ उसका जीसीडी 1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसलिए ये परिभाषा पूर्ण रूपेण बहुत अच्छे से सही है, ठीक है।
तो ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ n अर्थात ऐसे एलिमेंट्स की संख्या, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना भाई, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन आपको तैयार करना है जो n से छोटे हों, ठीक है, 1 या 1 से बड़े हों किंतु n से छोटे हों और n के साथ जिनका जीसीडी जो हो वो क्या हो, 1 हो। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स ऑफ n और ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ n और इसको डिनोट करते हैं यूएनसी, ठीक है, ये ग्रुप का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे सर वो सब समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n एक बाइनरी ऑपरेशन है जो किस तरह से परिभाषित होता है वो नीचे लिखा है हमने कि मान लो यदि a और b g के कोई दो एलिमेंट है तब a क्रॉस b बराबर r और ये क्रॉस के नीचे n लिखा है, अर्थात ये साधारण गुणा नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n वाला गुणा है। इसका मतलब क्या है कि जब कभी आप a और b को गुणा करेंगे तो आपको सबसे पहले तो a और b को आपको जैसे सिंपल गुणा करते हो वैसे गुणा कर लेना है, लेकिन उस वैसे गुणा कर लेने के बाद आपको जो आएगा गुणे के रूप में, गुणा करने के बाद उसको n से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका काम चल रहा है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 में, यानी कि मान लो कोई मैं दो इंटीजर ले लिया 5 और 6, एक बात की बात, और इन दोनों को मेरे को गुणा करना है, लेकिन कैसे गुणा करना है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के अंतर्गत गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के अंतर्गत मेरे को उनको गुणा करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 6 और 5 का जैसे साधारण गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देंगे, 5 छक्के 30। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से उस 30 को डिवाइड करना है। तो 7 से 30 को डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28 होगा, शेषफल कितना बचेगा 2। तो समझ लीजिए आपको आंसर 2 लिखना है, यानी इनके गुणन से 2 आएगा अगर आप इनका गुणा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के अंतर्गत कर रहे हो, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा है a क्रॉस b और ये a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है ना, और b, a और b का गुणा कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंतर्गत, तो ये r आया है और ये r कौन है, तो यहाँ पे लिखा है हमने जहाँ r वह रिमाइंडर है जब a क्रॉस b को आप n से डिवाइड करते हो, ठीक है। आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, मान लीजिए आपको गुणा करना है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 के अंतर्गत आपको गुणा करना है और आपके पास है मान लीजिए 8 और 7 का आपको गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 के अंतर्गत आपको गुणा करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इन दोनों का साधारण गुणा कर दोगे, 8 7 56। अब 56 को आप 11 से डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर अर्थात शेषफल जो आएगा उसको लिखोगे। तो 8 7 56 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 55, शेषफल बचेगा 1, इसको आप लिखोगे 1। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे अपने को ऑपरेशन लगा करके उन जो भी आपके पास अंक रहेंगे, जो भी आपके पास एलिमेंट्स रहेंगे, उनके बीच ऑपरेशन कैसे लगाना है, कैसे आंसर लाना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद सोचो, जब हम लोग एडिशन मॉड्यूलो n पढ़ रहे थे कल के क्लास में, तो वैसे ही तो है, बस हम लोग यहाँ अभी गुणा है तो गुणा कर रहे हैं, कल यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो दोनों को जोड़ते थे, जोड़ने के बाद जो आंसर आता था उसको उससे डिवाइड कर रहे थे, जैसे एडिशन मॉड्यूलो n, तो n से डिवाइड करते थे, उसके बाद रिमाइंडर जो आता था वो लिखते थे। तो प्लस था तो प्लस करना है, गुणा है तो गुणा करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपको उससे डिवाइड कर देना है, जितना आप वहाँ पे मॉड्यूलो लिए हो ना, मॉड्यूलो n, मॉड्यूलो 7, मॉड्यूलो 11 क्या है, उसे डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा उसको लिखना है, रिमाइंडर को अपने को लिखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से बता रहा हूँ, ये कौन सा वाला ग्रुप है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ n कहते हैं, इसको UN से डिनोट करते हैं, ओके। और इसका ऑर्डर क्या होगा आप ये भी देख लीजिए, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा phi n, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, phi n, अर्थात इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो phi n, उन्हीं को बोलते हैं यूलर्स पाई फंक्शन। यूलर्स पाई फंक्शन की मदद से ही हम ये ज्ञात करते हैं, ठीक है, phi n। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और खास बात। आप ये बात समझ गए होंगे कि सर इस सेट में कैसे मेंबर्स को हमको रखना है। ऐसे मेंबर्स को रखना है जो 1 से लेकर के उस इंटीजर तक हो, ठीक है, उस n से छोटे हो और 1 या 1 से बड़े हो, और n के साथ उनका जीसीडी क्या हो, 1 हो। ऐसे इंटीजर्स को हमको यहाँ पे रखना है। कुल मिलाकर के उस इंटीजर के लिए, उस n के लिए phi फंक्शन की जो वैल्यू होगी उतने इंटीजर्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी की डेफिनेशन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब सुनो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे नोट में लिखा है यदि n इक्वल p हो जाए, अर्थात ये जो मैं पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, मान लो पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर हो, p हो जाए, ऐसे स्थिति में वो जो कलेक्शन तैयार हुआ है वो कौन होगा, तो
तो आपको पता है आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो मैं 7 ले लेता हूँ। अब मैं यही डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे इंटीजर्स को चुनूं जो 7 से छोटे हैं, 1 या 1 से बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं, और ऐसे इंटीजर्स को मैं अगर चुनने लगूं जिनका 7 के साथ जीसीडी 1 हो, इस शर्त को भी तो पूरा करना है ना। तो आप कहेंगे हाँ सर ठीक है, आपने तो पूरा डेफिनेशन के हिसाब से सही बोला, लेकिन ऐसे इंटीजर्स होंगे कौन कौन, एक एक को चेक करना पड़ेगा क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, अगर आपने प्राइम नंबर लिया हुआ है तो ये समझ लीजिए प्राइम नंबर से छोटे 1 तक के जितने भी हैं, जितने इंटीजर्स है, सबका इस 7 के साथ जीसीडी 1 होगा। प्राइम नंबर से 1 से लेकर के 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, इससे एक कम तक, ठीक है। ये वो कलेक्शन तैयार हो गया। अब आप देख लो 7 का इन सबों के साथ, 7 का 1 के साथ, 7 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सब के साथ इसका जीसीडी क्या है? 1 है। इसका अर्थ यह है कि ये जो मैंने ये जो कलेक्शन तैयार किया है, ये जो UN बना है, अगर मैं U7 बनाना चाहूं तो मुझे 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सरल है, आपने तो लाइन से गिनती लिख दी। तो याद रखो लाइन से गिनती आप सिर्फ तभी लिख सकते हो जब आप ये काम किसके लिए कर रहे हो? प्राइम नंबर के लिए। अगर आप कर रहे हो, अगर आप प्राइम नंबर के लिए UN ज्ञात कर रहे हो तो आपको 1 से शुरू करना है और सारे इंटीजर्स लिखने हैं इससे एक कम तक। 7 है तो 6 तक, ठीक है, 11 है तो 10 तक, 13 है तो 12 तक, ऐसे आपको लिखना है। प्राइम नंबर के लिए ये बात सच है। अब आप बोलोगे सर अगर प्राइम नंबर ना हो तो क्या करेंगे? तो भैया प्राइम नंबर ना हो तो आपको इस पूरे डेफिनेशन को फॉलो करते हुए जो जो एलिमेंट्स उस सेट में प्रवेश पाने योग्य है उनको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं U10 तैयार करूं तो क्या आएगा? U10 तैयार करूं तो क्या आएगा? तो भैया डेफिनेशन देख लो। अब 10 से छोटे ऐसे इंटीजर चुनो, है ना, 1 1 से बड़े और 10 से छोटे ऐसे इंटीजर चुनो जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 हो। तो कौन कौन होंगे 10 के साथ जीसीडी 1 वाले? 1 होगा, 3 होगा, 2 और 4 नहीं होंगे ना, 2 और 4 का 10 के साथ जीसीडी 1 नहीं होता है, 7 होगा और 9 होगा। आप देख लो ये 4 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका 10 के साथ जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। तो U10 ऐसे बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने उदाहरण के लिए लिखा है वो प्राइम नंबर के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइम नंबर के लिए लिखना बहुत सुविधा भरा काम है। जो भी नंबर रहेगा एक कम तक जाना है, बस 1 से शुरू करते हुए यहाँ से एक कम तक आपको खींचना है, बस। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ग्रुप कैसे है, कैसे ये सभी प्रॉपर्टीज को निभा रहा है। सभी प्रॉपर्टीज को अभी हम सिद्ध करेंगे। मान लीजिए मैं n बराबर सुविधा के लिए 5 ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने? 5 ले लिया। अब मुझे ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। तो अब खुद बताओ अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो p है तो p-1 तक गया है, जितना रहेगा उससे एक कम तक जाएगा। तो अगर 5 रहेगा तो 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ये UN कैसे तैयार हो जाएगा? 1 2 3 4 तक तैयार होगा। तो अब एक काम करो, मैं इसको इधर लिखता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, और इन एलिमेंट्स पे रखता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको इनको गुणा करते जाना है, बारी बारी से गुणा करते जाना है, लेकिन वो गुणा सामान्य गुणा नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 वाला इंटू रहेगा, ठीक है। 1 1 कम 1 1 2 1 कम 2 3 1 कम 3 4 1 कम 4, ओके। 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्यों बताऊँ? अभी तक के मेरे को जो भी अंक मिले हैं ना वो 5 से छोटे मिल रहे हैं, इसलिए उसमें ज्यादा तामझाम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अब देखो 2 3 6, अब यहाँ पे इस स्थान पे मेरे को 2 3 6 आ रहा है, लेकिन लिखूंगा मैं 6 नहीं। आपको लिखना है तो आपको जो भी आपके पास आंसर, देखो आप काम किस पे कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपका 2 अंकों को आप अगर गुणा कर रहे हैं और वो 5 से बड़ा आ गया तो आपको क्या करना है? सर 5 से अगर बड़ा मिल रहा है आपको तो आपको क्या करना है? उसको डिवाइड करना है 5 से और शेषफल को लिखना है। तो 3 दूनी 6 कहाँ गया? 2 3 6 मिल रहा है और 6 5 से बड़ा है, इसलिए 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एकम 5 बार में जाएगा और शेषफल बचेगा 1, तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना है। फिर देखो 4 दूनी कितना होगा? 4 दूनी 8, फिर से 5 से बड़ा हो गया, 5 से डिवाइड करूंगा, शेष आएगा 3 3 एकम 3, 5 से छोटा मिलेगा तो उतना ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको गुणा करने पर यहाँ लिखी राशि जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n जो कि आपका बाइनरी ऑपरेशन में जो लिखा हुआ है वहां से अगर कम मिलता है तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे,
जस का तस लिख देंगे। 3 दूनी 6, तो 6 में फिर से आप 5 का डिवाइड करके रिमाइंडर बचाओगे 1, ठीक है। 3 तिरिक 9, तो 9 में फिर से 5 का डिवाइड करोगे, शेष में बचाओगे 4, 3 चौक 12, 12 में 5 का डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, शेष बचेगा 2, फिर 4 एकम 4, 5 से छोटा है तो कोई फेरबदल नहीं होगा। 4 दूनी 8, 8 5 से बड़ा मिल गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे, शेष पर बचाएंगे 3, 4 के 12, 2 बचेगा, 4 चौक 16, तो 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेष पर बचेगा 1, ठीक है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये जब आपने कहा कि जैसे 4 एकम 4 किए तो इसको जस का तस क्यों लिखे, ऐसा क्यों, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। तो देखो इसमें क्यों 5 का डिवाइड नहीं किए, इसमें क्यों रिमाइंडर नहीं ढूंढे, आप वही काम तो वही कर रहे हैं। आप देखो 4 और 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप इनका सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आपको मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको यहाँ पे जो लिखा है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो और रिमाइंडर बताओ मेरे को। तो भैया 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो डिवाइड करोगे तो शून्य पर में जाएगा, तो 5 शून्य शून्य, आखिर उसी 4 को तो उतारोगे, वही 4 तो रिमाइंडर बचेगा। इसलिए हम बोले कि जस का तस लिख देना चाहिए अगर आपको गुणा करने पर 5 से छोटा आ रहा है तो। अभी 5 वाला काम चल रहा है, और अगर कोई भी आप अगर किसी दूसरे पे ये काम करते, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल अगर 7 पे काम करते, तब आप गुणा करने पर ये देखते कि अगर वो 7 से छोटा आ रहा है तो उसको जस का तस लिख देते, और अगर 7 से बड़ा आ रहा होता तो आप 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखते, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जो आपने ये सब चीज लाया है, ये सब चीज इसी सेट के, इसी कलेक्शन के एलिमेंट्स का, उसी कलेक्शन के एलिमेंट्स के साथ आपने गुणा करके लाया है। ये सब चीजें वैसे ही तैयार हुई हैं, ये देखो इसका से गुणा करने से तैयार हुआ है। अब से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस इतनी जगह में आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है क्या जो यहाँ ना हो, या इनमें ऐसा कुछ दिख रहा है जो इनसे हट के हो? नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 है और ये सब लोग 1 2 3 4 ही हैं, कोई भी 5 या 6 नजर नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई हो गया, क्लोजर लॉ साफ साफ पता चलता है। भाई ये सब लोग कैसे तैयार किए गए हैं, ये सब इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन से तैयार हुए हैं, और ये सब लोग कौन है, ये सब लोग तो इसी कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं जिनको एक बार इधर सजाया हमने और एक बार इधर सजाया और उन्हीं का आपस में गुणा कर दिया, तो जो मिल रहा है वो वापस वहीं के ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। साहचर्य नियम भी सेटिस्फाई होगा, आप कोई भी 2 3 एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, साहचर्य नियम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लीजिए मैं लेता हूँ 3 2 और 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 में मेरा काम चल रहा है, पहले मैं इन दोनों का गुणा करके देख लेता हूँ और दूसरी ओर मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा और फिर उसके साथ 4 का गुणा कर दूंगा। आप देख लो आंसर सेम आएगा, कैसे बताऊँ, देखो 4 दूनी 8, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है तो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, शेष पर बचेगा 3, फिर 3 3 9, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, तो इसका आंसर है 4। देख लो यहाँ पे भी 4 आएगा। 3 दूनी 6, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 5 से छोटा है तो उतना ही लिखाएगा, तो देखो आंसर सेम आया। जबकि देख लो ब्रैकेट पहले इनके बीच लगा है, अब ब्रैकेट इनके बीच लगा है, तो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, मतलब साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा नंबर में कौन आता है, हमारा तीसरा नियम क्या है ग्रुप प्रूफ करने के लिए, आइडेंटिटी लॉ, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ पे तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं, देख लो भैया 1 यहाँ पे तत्समक का रोल प्ले कर रहा है। कैसे, 1 को आप जिसके साथ भी गुणा करते हो वही चीज मिलती है, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ गुणा किया तो 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, तो 1 यहाँ पर आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब चौथा नियम क्या बचा, इनवर्स एक्सिम या इनवर्स लॉ, जिसमें अपने को ये देखना होता है कि हर एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट विद्यमान है कि नहीं जिसको उसके साथ गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पे गुणे की ही बात चल रही है, तो गुणा करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। देखो ऐसा है कि नहीं, चलो क्या 2 के लिए ऐसा कोई है जिसको 2 के साथ गुणा करने पर 1 मिल रहा है, करेक्ट। 2 के लिए ऐसा 3 है, तो 2 को 3 के साथ, मतलब मेरे को क्या करना है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, चलो देखो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद होता है, ये यकीन नहीं है तो देख लो 1 को मैं 1 के साथ इंटू क्यों, तो मेरे को 1 मिला है, अर्थात 1 के लिए खुद 1 इनवर्स का काम कर रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ सर 2 का इनवर्स कौन है, तो अब ये देखो कि 2 को किसके साथ गुणा किए हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है, आइडेंटिटी नहीं मिला, आइडेंटिटी नहीं मिला, आइडेंटिटी मिला, देखो 1, 2 को 3 के साथ इंटू किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, अर्थात 2 का इनवर्स 3 है। वैसे 3 को किसके साथ इंटू किया ताकि आइडेंटिटी मिला, तो देख लो 3 को 2 के साथ इंटू करने पर 1 मिला है, अर्थात 3 का इनवर्स 2 है।
यानी कि 2 और 3 एक दूसरे के इन्वर्स है। 4 का इन्वर्स क्या है, तो आप देखो 4 को किसके साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी 1 मिला, ये देखो यहाँ बैठा है, तो 4 देखो यहाँ पे 4 का इन्वर्स खुद 4 है, तो 4 खुद का इन्वर्स है 4, देखो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 4 खुद का इन्वर्स है, 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है और 1 खुद का इन्वर्स है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स दिख गया, चारों नियम का पालन हो गया और अतः ये क्या बन गया, हमारा ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। तो प्राइम नंबर लेने से क्या इसमें खास हो जाता है कि आपको एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, एकदम चुनना नहीं पड़ता है कि किसके साथ जीसीडी 1 होगा, ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जाए, ऐसे नहीं देखना पड़ता। सीधा अगर आपने प्राइम नंबर लिया है तो 1 से शुरू करते हुए उससे 1 कम अंक तक p है तो p-1, 11 है तो 10, 5 है तो 4, 7 है तो 6 तक खींच लें और हो जाएगा, वो फिर ग्रुप बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से मेरे को पूरा भरोसा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर सच में अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अभी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो सबके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचने चाहिए। जिन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाते, किन के अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड होते हैं ना, तो शुरू के 3 या 4 वीडियो तक के नोटिफिकेशन जाते हैं, उसके बाद नहीं आते, ठीक है, शायद 3 वीडियोस तक के नोटिफिकेशन आते हैं, फिर उसके बाद नहीं पहुंच पाते। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर आप जरूर आते रहें, ताकि आपको वो जो नए वीडियोस अपलोड किया रहे हैं उनको आप बराबर देख सकें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।